गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ओशन रिसोर्सेज कवर किए, तो अभी लेक्चर में हमने ओशन करंट्स को कवर करेंगे। तो अब ओशन करंट्स के लिए हमने देखा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि आपने ओशन करंट्स इंडियन ओशन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को पढ़ना है। तो बिफोर प्रायर डायरेक्टली जंपिंग इनटू दीज एरियाज, तो हम ये देख लेते हैं कि ओशन करंट्स को अगर हम देखें कि चलते भी क्यों हैं, या व्हाट आर द प्रोजेनिटर फैक्टर बिहाइंड द ओशन करंट एंड व्हाट आर द फैक्टर व्हिच आर मॉडिफाइंग देयर डायरेक्शन और वेलोसिटी। तो दो एरियाज में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इनको इस तरीके से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये टेम्परेचर के बेसिस पे वार्म है कि कोल्ड है। हम इनको डेप्थ के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सरफेस पे चलते हैं कि सब सरफेस पे चलते हैं। तो इस तरह से ओशन करंट्स के भी मल्टीपल हम इनको जानने के तरीके या इनको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उससे पहले जीएस में आपने ओशन करंट ऑल्दो पढ़ा है, मैं यहां रिपीट कर देता हूं कि जब हम ओशन करंट्स बोलते हैं तो ओशन करंट का मतलब है, जैसे आम भाषा में आप समझिए, इट इज लाइक अ रिवर फ्लोइंग। ठीक है, अगर समुद्र के बीच में से आपको लगे कि पानी एक ही दिशा में भाग रहा है, जैसे नदी चलती है, तो हम उसको ओशन करंट बोल देंगे कि इट विल हैव अ डायरेक्शन एंड इट विल हैव अ वेलोसिटी एंड देयर इज अ एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर इन द ओशन करंट। तो इसको हम ओशन करंट कहते हैं। अब ये ओशन करंट चल क्यों रहे हैं वो हम जानेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ओशन करंट को अगर डिफाइन करना है तो हम अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे कि इनकी, लेट सपोज ओशन करंट को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी डिफाइन किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम बोलते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है कि ये कोल्ड है कि वार्म है, कि कोल्ड करंट आता है या वार्म करंट आ सकता है। ओशन करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन मींस कि सरफेस पे है कि बिलो सरफेस है। तो सरफेस करंट होते हैं, हम जनरली जो पढ़ते हैं वो सरफेस करंट है। उसके अलावा जो करंट होते हैं जो डीप सरफेस होते हैं, इनको बोला जाता है डीप सरफेस करंट, जो काफी गहराई में चलते हैं, एक एक हजार साल ले लेते हैं ये पूरे अर्थ का चक्कर मारने में, जो आज हम पढ़ेंगे भी। तीसरा हम वेरिएशन लेते हैं कि भाई ओशन करंट को कि हम लोकेशन के बेसिस पे भी नहीं, टेम्परेचर के बेसिस पे भी नहीं, हमने देखना है कि और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं ओशन करंट को डिफाइन करने के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स में हम ओशन करंट को डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर देख लिया, लोकेशन देख लिए, ये सारे क्राइटेरिया। अब इसी के साथ साथ ओशन करंट में देखो कि किन फैक्टर से चलते हैं। जैसे आपने ओशन करंट की ब्रॉडली डायरेक्शन देखी है, हम देखते हैं हवा का सर्कुलेशन, क्योंकि हम देखते हैं इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है तो हवा उठती है और पोल्स पे जाके सबसाइड होने की टेंडेंसी लगती है, और पोल से ठंडी हवाएं पोलर ईस्टर्ली की फॉर्मेट में या किसी और तरीके से वापस इक्वेटर पे आती हैं। तो देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द अर्थ। सिमिलरली ये ओशनिक वाटर भी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, दीज ओशन वाटर कैरी द एक्सेसिव हीट ऑफ द ट्रॉपिक एरियाज टुवर्ड्स द पोल, और वहां से ठंडे पानी को वापस ले आते हैं इक्वेटर में। तो ये भी एक कन्वेयर बेल्ट, इन सारे प्रोसेसेस को बोला जाता है, दे एक्ट एज अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट आपको पता है, जैसे हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं मॉल्स में एक बेल्ट चलती है जो सामान को ले जाती है। तो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि ओशंस के करंट ये सारे काम करते हैं। जैसे एयर करंट होता है तो ओशन करंट भी इसी प्रकार का काम करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का। ऑलराइट, तो इन अलग अलग तरीकों से हम ओशन करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने ओशन करंट को डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जनरली जो रेड से डिपिक्टेड है, दीज आर दी वार्म करंट्स। वार्म करंट जनरली आप अगर डायरेक्शन वाइज देखो, कि आपने रट्टा नहीं माना, डायरेक्शन वाइज आप देखोगे जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से जनरली पोल्स की तरफ को जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा जो सर्कुलेशन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इन दी अपर एटमॉस्फेयर, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है इन दी नदर्न लैटिट्यूड, एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो रेड वाले डिपिक्टेड है, अभी इनको रट्टा मानने की जरूरत नहीं, बस एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूं, फिर जब मैं इनके एक्सप्लेन और रीजंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अपने आप इनके डायरेक्शन सब कुछ याद हो जाएगा। रटना नहीं है, बस एक अभी हम फ्लो बनाना स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं कि जो रेड वाले डिपिक्टेड है, दीज आर दी वार्म करंट्स, और जो पोल से इक्वेटर पे आएंगे, दीज आर दी कोल्ड करंट। और जैसे मैंने एयर सर्कुलेशन में बताया था कि एक साइकिल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये करंट भी इस तरह से और इस तरह से एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट है जो पूरी दुनिया की हीट को रेगुलेट करते हैं। हम बोलते हैं ये नेचर का अरेंजमेंट है ताकि अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करवाया जा सके। तो सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक कंड्यूसिव टेम्परेचर थ्रू आउट द अर्थ होना चाहिए। तो पोल्स वाले एरिया जो बहुत ठंडे हैं, वहां तक गर्म पानी ले जाया जाता है। और मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था कि रशिया में, यहाँ पे
एक व्हाइट सी के पास में एक पोर्ट है जिसका नाम है, याद रखना अपने नोट्स में लिख भी लो, मरमांस्क पोर्ट है। ये रशिया का पोर्ट है जो बड़ा हाई लैटिट्यूड पे, अगर आप देखोगे ये तो फ्रीजिंग एरियाज है। इन फ्रीजिंग एरियाज पे ये गर्म पानी ले जाके इस तरफ से जाके ये वापस अर्थ गोल है, यहाँ पे आ जाता है मरमांस्क पोर्ट, और गर्म पानी ले जाके इस पोर्ट को आइस फ्री करता है। मैंने जीएस में भी बताया था आपको। ऑलराइट, तो इस तरह से ओशन करंट गर्म पानी को लेके जा रहे हैं। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया कि जो फिशेस हैं वो थ्राइव करती हैं इन जगहों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी आता है हायर लैटिट्यूड में। अदरवाइज अगर यहाँ पे गर्म पानी नहीं आता तो हायर लैटिट्यूड पे फिशिंग करना असंभव था, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती। तो बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड करंट fishing is possible in the high latitude because these currents bring warm water from the tropic and the equatorial areas. तो इस तरह से हम ओशन करंट को समझेंगे। सर्कुलेशन वाइज, डायरेक्शन वाइज सारे ओशन करंट का पैटर्न सेम है, नाम अलग अलग है, और नाम आपके ओशन करंट के नाम रखे जाते हैं रीजनल नेम्स पे। इसलिए ओशन करंट का अगर सवाल आए तो जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा रीजनल मींस फिजिकल ज्योग्राफी की बताओगे कि ये कामचट का प्लेट्यू है, ये न्यू फाउंडलैंड ऑफ कनाडा है, ये लैब्राडोर सी है, ये डेविस सी है ना, ये डेविस स्ट्रेट से ये करंट आ रहा है, ये नॉर्वेजियन करंट है। तो इस तरह से जो ग्रीनलैंड चैनल से होते हुए जा रहा है, तो जितनी ज्यादा आप ज्योग्राफिकल वोकेबलरी यूज करोगे, जितनी ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को बताओगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन में मार्क्स गेन करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट है। ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर टेम्परेचर देखें तो ये दो ओशन करंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ देखें तो ओशन करंट मैंने कहा सरफेस करंट और डीप सरफेस करंट होते हैं। अब डीप सरफेस करंट को समझिए कि डीप सरफेस करंट क्या है। एक बार मैं आपको अलग अलग फैक्टर्स बताऊंगा ओशन करंट के चलने के लिए, फिर डीप सरफेस करंट आपको क्लियर होगा। इन डीप सरफेस करंट को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। कई जगह आपने सविंदर सिंह में आप पढ़ भी लिया होगा शब्द को। थर्मो मींस टेम्परेचर, हेलाइन मींस सैलिनिटी, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोला जाता है। ऑलराइट, देखिए ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है? डीप वाटर करंट है। ये पूरे साल चलते रहते हैं, और लेकिन बहुत स्लगिश ढंग से क्यों चलते हैं? क्योंकि मैंने जब आपको जीएस में पढ़ाया था ओशियानोग्राफी, तो मैंने बताया था कि ओशन बॉटम के अंदर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो मूवमेंट ऑफ वाटर या करंट विल बिकम बिट डिफिकल्ट, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दोनों तरफ से। अगर एक हाई डेंसिटी एरिया में कोई करंट चल रहा है, ओशन करंट चल रहा है, तो उसको अलाउ नहीं करेगा आसपास का पानी मूव करने के लिए। इसको एग्जांपल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं करंट क्लाइमेटोलॉजी से, कि मैंने बोला अपर एटमॉस्फेयर में विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। तो अगर एयर मूव करती है तो आसपास की एयर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एयर की अनअवेलेबिलिटी है। लेकिन एक भीड़ में भागना मुश्किल है रेदर देन खुले एरिया में। सिंपल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली ओशन में, क्योंकि डीप सरफेस में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर डेंस है, कोल्ड है, तो उसकी मोशन उतना ज्यादा इजी नहीं होता, तो मोशन विल बी वेरी स्लगिश। पूरी दुनिया में इस तरह का मोशन एक लगाने में 1000 साल लग जाते हैं। तो इस रेट से ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन चलता है या डीप सरफेस करंट काम करते हैं। ऑलराइट जी, तो इसको बोला जाता है थर्मोहेलाइन। और ये क्यों ड्रिवन है? टेम्परेचर और सैलिनिटी से। ये मैं नेक्स्ट अभी आपको बताता हूं, जब अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं जो करंट्स को चलाते हैं। विद एग्जांपल देखेंगे, अटलांटिक ओशन एज एन केस स्टडी की तरह उठाएंगे। सेम एग्जांपल आप फिर उठा के पैसिफिक में डाल दो, सेम इंडियन में डाल दो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आपके ओशन के एग्जाम्पल चाहे बदलते रहें, यू विल नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज करंट्स। देखिए, दिस इज हाउ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन वुड लुक लाइक। ये 3D इमेज है जिसमें डीप सरफेस पे ब्लू कलर से है ना, क्योंकि कोल्ड वाटर को डिपिक्ट करना था, वो दिखाया कि ऐसे डीप सरफेस पे ये करंट मूव होते हैं। अपर सरफेस पे जो सरफेस करंट है ये ज्यादा थोड़ा गर्म होता है। तो डीप सरफेस करंट आर कोल्ड करंट, सरफेस करंट आर वार्म करंट, क्योंकि वो ऊपर ओशन का जो टेम्परेचर है आपने पढ़ा ही हुआ है, वो ज्यादा होता है डीप सरफेस के कंपैरेटिवली। ऑलराइट जी, इस तरह से इसको समझेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके चलने को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चलने के कारण बनते हैं। तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं ओशन करंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक को बोला जाता है प्रोजेनिटर फैक्टर। प्रोजेनिटर का मतलब है जो ओशन करंट के चलने का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो विंड चढ़ने के पीछे एक ही कारण था, वो था प्रेशर ग्रेडियंट।
तो ओशन करंट के लिए कौन से, तो इनका अगर विंड करंट के लिए, एयर करंट के लिए अगर प्रोजेनिटर को देखा जाए तो वो बनेगा प्रेशर डिफरेंस, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इनकी दिशा को प्रभावित करता है, तो ये बन जाएगा इसका मॉडिफाइंग फैक्टर कि विंड की दिशा को कौन बदलता है, कोरियोलिस फोर्स बदलता है। सेम ओशन करंट के साथ कुछ फैक्टर इसको जन्म देते हैं ओशन करंट को, कुछ फैक्टर केवल इसकी दिशा को बदलेंगे, इसको बोला जाता है मॉडिफाइंग फैक्टर्स, मॉडिफाइंग फैक्टर। तो ओशन करंट को ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्टर, दीज आर दी टू फैक्टर, लास्ट में जो है फिजियोग्राफी या कोरियोलिस फोर्स, इनको बोला जाता है मॉडिफाइंग फैक्टर। जो फर्स्ट फोर फैक्टर हैं दीज आर दी प्रोजेनिटर फैक्टर, ये आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ, ये बस शब्दावली आप लिख लेना। अब प्रोजेनिटर फैक्टर, सबसे पहला एयर सर्कुलेशन सिस्टम। ओशन करंट जो चलते हैं वो चलते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग की वजह से, विंड उनको अपने साथ घसीट के ले जाती है वाटर को। जैसे आप सिंपल हिमाचल में रहते हैं, आप कोई बड़ी लेक देख लो उठा के, उस लेक में अगर आप कोई रिजर्वायर को भी देखते हो, जिस दिन हवा तेज चलती है तो रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हवा अपने साथ उनको ड्रिफ्ट करते हुए ले जाती है। जनरली ऐसा माना जाता है जो विंड की वेलोसिटी है, एयर की वेलोसिटी है, उसकी 10% ही वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर होती है पानी को। इसका एग्जांपल मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी दिया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आता भी है तो आप देखोगे कोस्टल इनंडेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द सी वाटर, क्योंकि सी सर्ज हो जाता है, पानी का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि विंड की वेलोसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत ज्यादा है। इस हाई वेलोसिटी विंड के साथ पानी भी अंदर तक चला जाता है, क्योंकि उससे वेव ज्यादा ऊंची प्रोड्यूस हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही अगर जिस दिशा में विंड चलेगी तो समुद्र का पानी उसी दिशा में चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम को देखो तो आप देखेंगे इसके अंदर जहां पे ट्रेड विंड चलेंगी वहां पे ओशन की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन डिफरेंट, ओशन करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, जहां पे वेस्टर्ली चलेगी वहां डिफरेंट होगी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप ओशंस के डायरेक्शन को देखोगे, फिर से वापस एक एक डायग्राम को रिविजिट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स जो कि इस तरीके से चलती हैं, दिस इक्वेटोरियल करंट, इसको बोला जाता है इक्वेटर के पास, इक्वेटर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेटर पे नहीं चलता, करंट जो होते हैं डोलड्रम में नहीं चलते, डोलड्रम से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, मींस तकरीबन 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 से 10 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह से विंड का डायरेक्शन रहता है, ओशन करंट ये डायरेक्शन को ले लेता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट अंडर द इंपैक्ट ऑफ एयर करंट, सिंपल। तो इस तरह से अब आप बोलोगे जी ओशन करंट ऐसे क्यों नहीं चल रहा, जनरली इसकी भी एक थ्योरी है, इसको बोला जाता है इकमैन स्पाइरल, उसमें मैं नहीं जा रहा, ये बहुत टेक्निकल है। इकमैन स्पाइरल ने डायरेक्शन दी है कि विंड की डायरेक्शन से एक एंगल आता है, उसी एंगल में ओशन डायरेक्शन, ओशन का वाटर डायरेक्ट होता है, एग्जैक्टली विंड के डायरेक्शन में नहीं जाता, एक पर्टिकुलर एंगल क्रिएट कर देता है, दैट्स इट। तो इकमैन स्पाइरल की वजह से आप देखते हो ओशन करंट फ्लो करना शुरू होते हैं और एक दिशा पकड़ लेते हैं। सिमिलरली क्योंकि आपको पता है टेम्परेट लैटिट्यूड में winds are in westerly direction, तो क्योंकि वो वेस्टर्ली है तो ओशन करंट की डायरेक्शन देख लो, तो ये एक अलग ओशन करंट है, ये एक अलग ओशन करंट है, तो दोनों ओशन करंट की डायरेक्शन अलग होगी। तो इक्वेटोरियल, इसको बोला जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब इतना तो जीएस पढ़ लिया, इसी के नीचे डोलड्रम के नीचे है साउथ, मेरे पीछे छुप रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जैसे मैं यहां बना लेता हूं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के ऊपर, ऐसे ही इक्वेटर्स के नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये जो दो इक्वेटोरियल करंट हैं ये इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, दीज आर द आउटकम ऑफ ट्रेड विंड्स। तो पूरी दुनिया के ओशंस में जो इक्वेटोरियल करंट चल रहे हैं दैट आर द आउटकम ऑफ ट्रेड विंड्स। इन्हीं के विपरीत थोड़े से अपर लैटिट्यूड में, मिडल लैटिट्यूड में, हायर लैटिट्यूड में जो विंड की डायरेक्शन आपको पता है रिवर्स हो जाती है वेस्टर्ली, तो ओशन करंट्स विल बिकम वेस्टर्ली। एग्जांपल के तौर पे अगर आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखोगे, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट देखोगे, वेस्ट विंड सर्कुलेशन लिख लो, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड सर्कुलेशन देखोगे, है ना, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखोगे, जो लार्जेस्ट ओशियनिक करंट है जिसको बोला जाता है सरकम पोलर करंट, सरकम पैसिफिक करंट, है ना, इन करंट्स को या सरकम एंटार्क्टिक करंट, ये जो करंट है दीज आर द आउटकम ऑफ वेस्टर्लीज, क्योंकि मिडल या हाई लैटिट्यूड में वेस्टर्ली चलते हैं। तो जिस हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, करंट भी उसी दिशा को पकड़ लेते हैं। इंडियन ओशन का एक उदाहरण ले लो, मैंने बताया था इंडियन ओशन में डायरेक्शन ऑफ द करंट्स विल गेट रिवर्स्ड, क्योंकि इंडिया में मॉनसून का फिनोमिना है। मॉनसून के फिनोमिना की वजह से अगर आप दिशाएं देखोगे गर्मियों के समय में, क्योंकि विंड इस तरह से चलती है
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, तो ओशन करंट अगर देखोगे, अगर मैं मैप चेंज करूं, पेन चेंज करूं, तो ओशन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट इन समर्स। इन विंटर्स अगर आप देखोगे, जब आपका विंटर है, जैसे आजकल की स्थिति है, ओशन करंट की अगर आप डायरेक्शन देखोगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही है आजकल, तो उसकी वजह से द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट विल बी लाइक दिस। तो डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट विल गेट रिवर्स, क्योंकि जो प्रीवेलिंग विंड सिस्टम है उनकी दिशाएं बदल गई है। तो द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो लिख लो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट आर द आउटकम ऑफ ट्रेड विंड्स। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर द आउटकम ऑफ वेस्टर्लीज। बस सिंपल। तो इन ये डायरेक्शन को, द रिवर्सल ऑफ द ओशन करंट्स इन नॉर्थ इंडियन ओशन, जो इंडिया के नीचे वाला नॉर्थ इंडियन ओशन, इज द आउटकम ऑफ चेंजिंग विंड पैटर्न ड्यूरिंग द मॉनसून। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल हम कोट करेंगे। हर चीज को एग्जांपल से समझाना। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया 5 नंबर में, नहीं पूछा 20 नंबर में, 5 नंबर में पूछा व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट, तो आप लिखोगे दीज आर द सेट ऑफ फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द ओशन करंट अलोंग विद द एग्जांपल एंड डायग्राम्स। तो एग्जांपल्स आर रिक्वायर्ड। फिर हम कहते हैं जन्म देने के लिए, ओशन करंट को जन्म देने के लिए 2 करंट समझ आ गए, मेरे को समझ आ गया, एक ये करंट है जी, एक ये करंट है, ये चल रहे हैं ट्रेड विंड की वजह से और वेस्टर्लीज की वजह से। तो भाई इसको कौन ले जा रहा है और इसको कौन ले जा रहा है? तो आप समझो ये करंट इस दिशा में क्यों गया। अब ट्रॉपिक वाले एरिया से वाटर जा रहा है पोल्स वाले एरिया में। विंड के केस में मेरे को समझ आ गया कि जी प्रेशर डिफरेंस खींच रहा है, यहां क्या खींच रहा है। अब क्योंकि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप देखो ना, दूध को उबालते हो तो दूध का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, वाटर को गर्म करते हुए वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। तो मींस कोई भी चीज को गर्म करोगे, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। सिमिलरली इन द केस ऑफ वाटर in the tropical areas, because of the excessive insolation, we could see water का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि वाटर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो जब वो पोल्स की तरफ, उठा हुआ पानी पोल्स की तरफ एज अ स्लोप में गिरने लग जाता है, तो उसको लगता है ये थोड़ा सा ढलान आ गई है, तो दी वाटर विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द पोलर एरियाज। एंड दिस इज द केस, जब वाटर एक बार इक्वेटर पे उठा या ट्रॉपिक्स एरिया में उठा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट की फॉर्मेट में उठा और वो स्वेल हो गया, तो अंडर द इंपैक्ट ऑफ दिस इंसोलेशन और टेम्परेचर इट हैज स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द पोल। तो वो ग्रेविटी की वजह से यूं जा रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से वाटर विल गो, लिख लो, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वाटर विल गो फ्रॉम ट्रॉपिक्स टूवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट रिसीव्ड ओवर द ट्रॉपिक्स। आपके नोट्स में लिखा है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ ओशन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ओवर द ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एक सैलिनिटी पे लास्ट में आऊंगा, क्योंकि सैलिनिटी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द डेंसिटी। इसमें मैं अभी आऊंगा क्योंकि ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटी समझिए। अब क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट की दिशाएं आपने देख ली। ये एक मैंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। दूसरा बनाता हूं मैं साउथ अटलांटिक ओशन। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको चीज। ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट इतना पानी इकट्ठा कर देते हैं, पर्टिकुलरली इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन, कि एक तरफ पानी इकट्ठा होने लग गया और होता रहता है। एक दिन ऐसा आएगा, पानी का, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ एक तो गर्मी, ऊपर से पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो मींस इधर पानी का थोड़ा सा उठाव हो गया है। एक्सेसिव पाइलिंग ऑफ वाटर इज देयर। सिंस देयर इज एक्सेसिव पाइलिंग ऑफ वाटर, नाउ दो तरफ स्लोप हो गई, एक तरफ स्लोप ऐसे हो गई, एक पोल्स की तरफ हो गई, तो कुछ पानी पोल्स में चला गया, कुछ पानी वापस उतर के जहां से आया था वहां चला गया, और ये जो पानी बहता हुआ जाएगा ये इक्वेटर के ऊपर से जाएगा। तो इसको बोला जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के रिवर्स दिशा में, जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसके रिवर्स दिशा में काउंटर इक्वेटोरियल करंट। सिंस इट इज द रीजन ऑफ डोल्ड्रम, तो इट विल नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनीवन। ये किसी से नहीं रुकेगा, ये करंट उल्टी दिशा में बहता चला जाएगा। काउंटर इक्वेटोरियल करंट। एल नीनो के केस में मैंने बताया था, दिस काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल क्रिएट एल नीनो इन द पैसिफिक ओशन। ये कॉन्सेप्ट को समझते रहना, मिक्स होंगे अब सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिंक होंगे, नॉट मिक्स, लिंक होंगे। तो दिस काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल बिकम द प्रोजेनिटर ऑफ एल नीनो करंट। अब ये क्योंकि गर्म पानी था, अब ये गर्म पानी उठा के ले गया दूसरी तरफ, तो मींस जो आपके ओशंस हैं
ओशन का एक छोर हो गया एक ईस्ट, एक हो गया वेस्ट, तो ये ईस्ट में पानी को इकट्ठा करेगा और गर्म पानी को इकट्ठा करेगा, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल डू द पाइलिंग ऑफ द वार्म वाटर। डन जी। तो ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से आप देखोगे कि पानी जो है दिशाओं में, तो ग्रेविटी, इस करंट के पीछे चलने का कारण क्या था? ग्रेविटी की एक्सेसिव पाइलिंग। यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया, 2015 या 14 का पेपर था प्रीलिम्स का, ये कोई पढ़ाता नहीं ग्रेविटी, ऑप्शनल लेवल पे बच्चों ने पढ़ा हुआ था, जीएस में नहीं पढ़ते। तो ग्रेविटी से काउंटर उसने कहा कि क्या ग्रेविटी भी कारण है करंट चलने का? किसी ने सुना ही नहीं था ग्रेविटी कहां से आ गई। द पाइलिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर बाय द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन results into the flowing of water towards the eastern part of the ocean, और इसकी वजह से we could see there is a presence of counter equatorial current over the doldrum belt। अब आप देखो इंडियन मॉनसून का फंडा, गर्मियों के टाइम पे आपको पता है आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लगी हुई है, तो क्योंकि साउथ ईस्ट विंड्स चल रही हैं गर्मियों में, क्योंकि साउथ ईस्ट विंड चल रही हैं तो ये इक्वेटर पे वेस्टर्ली दिशा में चल रही हैं, तो ये इस तरह के करंट को बढ़ावा देती है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड को बोला जाता है। तो दीज काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स विल बी पुश्ड बाय द इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज समटाइम्स। इक्वेटोरियल एरियाज में वेस्टर्ली दिशा होती है, ये जीएस में नहीं पढ़ा जाता, आप ऑप्शनल में देखोगे, क्लाइमेटोलॉजी में आपने देखा भी होगा कि जहां ITCZ आपने पढ़ा था वहां पे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की पॉकेट्स बनी थी, तो जो आपका एल नीनो है उन करंट्स को भी यही इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज ही तो वहां एक पहुंचाती हैं। तो एक तो करंट चल रहा था, ऊपर से हवा ने भी सपोर्ट कर दिया, कौन से इक्वेटर पे? उल्टी दिशाओं में हवा चलती है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम इज ऑब्जर्व ओवर द इक्वेटोरियल एरियाज। इसलिए केवल हिंदुस्तान ही नहीं और जगहों पर भी हम देखते हैं मॉनसून के फिनोमिना है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट इज इन्वॉल्व ओवर द इक्वेटोरियल एरियाज। सिंपल फंडा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट को जन्म देते हैं। लास्ट फैक्टर देखो जो मैंने बोला, डेंसिटी। अब एक ओशन करंट चलते हैं डेंसिटी के कारण भी। डेंसिटी इज द आउटकम ऑफ, आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी टेम्परेचर और उसकी सैलिनिटी पे डिपेंड करेगी, पर्टिकुलरली वाटर की। तो ओशन के केस में सैलिनिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो अब देखो एक एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि जब पानी बहुत ठंडा होगा तो वो ज्यादा डेंस हो जाएगा, ज्यादा डेंस होगा तो ऐसा पानी सिंक करता है। क्यों? जैसे जैसे एयर का केस लिया, एयर जब जब डेंस होगी तो वो सिंक करेगी, ऐसे ही वाटर जब डेंस होगा, डेंस दो कारणों से हो सकता है, या तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या उसकी सैलिनिटी बहुत कम हो जाए। अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सिंक करना शुरू हो जाता है, जब वो सिंक करना शुरू होता है तो वो नीचे बैठता है। ऐसे नीचे बैठे हुए वाटर को के पूरे फ्लो को बोला जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, कि पानी बैठा टेम्परेचर के कारण या सैलिनिटी के कारण और चलने लग गया जमीन सब सरफेस के नीचे, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो अब इसको समझिए, दुनिया में कुछ समुंदर ऐसे हैं जहां पानी नीचे को बैठता है, क्योंकि यहां पानी नीचे को बैठता है इसी की वजह से पूरी दुनिया में सर्कुलेशन सिस्टम, सरफेस और सब सरफेस का सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आ जाता है। ये नीचे बैठने वाले समुद्र कौन से हैं? हाई लैटिट्यूड के समुद्र हैं, इनके नाम है नॉर्वेजियन सी। लोकेट करना अपने एटलस में, नॉर्वेजियन सी, इनका नाम है लेब्राडोर सी, वेडल सी और है रॉज सी। वेडल और रॉज एंटार्क्टिका के पास में है, नॉर्वेजियन और लेब्राडोर ये आर्टिक के थोड़ा सा नीचे, नॉर्वेजियन आपको पता है यूरोपियन साइड में, लेब्राडोर आपको पता है कैनेडियन साइड पे। तो ये हाई लैटिट्यूड सीज है, इनका नाम लिखो, दीज आर कंसिडर्ड एज दी सिंकिंग सीज। सिंकिंग सीज मींस because of low temperature water become dense and it subside in these areas. Since it subside in these areas, तो एक जैसे एयर के फ्लो के लिए हमने क्या किया, एयर उठेगी ऊपर जाएगी और नीचे बैठेगी। पानी के लिए भी अगर फ्लो करना है तो इस तरह का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चाहिए। ऊपर पानी क्यों चल रहा है? क्योंकि मान लो टेम्परेचर का डिफरेंस है, एयर चल रही है। पानी नीचे क्यों बैठ रहा है? क्योंकि पानी भारी हो गया, फिर नीचे से थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन से वापस आएगा और एक दिन अपवेलिंग ऑफ वाटर विल बी देयर। तो दो प्रोसेस होते हैं वाटर के, देखो, वर्टिकल मोशन ऑफ द वाटर इज कंसिडर्ड एज अपवेलिंग, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, जब पानी नीचे बैठेगा, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ वाटर विल बी देयर। हम एयर में क्या पढ़ते थे? कन्वेक्शन। हम प्रोसेस क्या पढ़ते थे? कन्वेक्शन। पानी के लिए क्या पढ़ेंगे? अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस को ध्यान रखिए। तो जहां जहां पे अपवेलिंग, नीचे से ठंडा पानी सरफेस पे आएगा,
These upwelling areas will be considered good as a fishing areas, क्योंकि नीचे से पानी आएगा, ये अपने साथ एक कंड्यूसिव, ऊपर गर्म था, ये अपवेलिंग जनरली कहां पे होगी, अगर आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो सारे ट्रॉपिकल एरियाज में अपवेलिंग होगी। ट्रॉपिकल एरियाज गर्म थे, नीचे से ठंडा पानी आया तो एक मॉडरेट टेम्परेचर आया। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लैंक्टन्स को क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, ना गर्म ना सर्द, तो मींस मॉडरेट टेम्परेचर। तो नीचे से एक ठंडा पानी आया, ऊपर गर्म पानी था, इनकी मिक्सिंग हुई, एक मॉडरेट टेम्परेचर बना, प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ी, फिशेस की ग्रोथ बढ़ी, बन गया फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड। तो वेयर देयर एयर इज अ अपवेलिंग ऑफ वाटर, देयर विल बी अ फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर भी फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि वहां अपवेलिंग जरूर हो रही होगी। जैसे अभी आपने लास्ट लेक्चर में ओशन रिसोर्सेज किया, उसमें जब आप फिशरीज के डेटा पढ़ोगे तो आप देखोगे कैलिफोर्निया तो ट्रॉपिकल एरियाज है, और मैंने बताया था कि फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड टेम्परेट एरियाज में होंगे। तो ये पेरू में या कैलिफोर्निया में कैसे बन गए फिशिंग ग्राउंड्स, तो आप देखोगे जैसे अभी मैं पैसिफिक ओशन का एग्जांपल आपके सामने आगे भी लूंगा। लेट सपोज इफ दिस इज यूएसए, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये ओशन करंट की डायरेक्शन है। ये कौन सा करंट है, कैलिफोर्निया करंट। ये नीचे वाला कौन सा करंट है, पेरू करंट। अब कैलिफोर्नियन पेरू करंट आर कंसीडर्ड एज द कोल्ड करंट सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम पोल्स टूवर्ड द इक्वेटर, तो पोल्स टूवर्ड द ट्रॉपिक। तो क्योंकि ये ठंडे पानी के करंट हैं, अब ये कैसे आएंगे, नीचे से आते हुए ऐसे अपवेल करेंगे, क्योंकि ये ऐसे अपवेल करेंगे तो अपने साथ ठंडा पानी लाएंगे। मोर ओवर ये अपवेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस अपवेलिंग के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का पानी हट जाना चाहिए ना। तो यहां पे तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट थे जो कि ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। अब पूरा सर्कुलेशन समझो, ट्रेड विंड ने पानी को हटाया, यहां बन गया वैक्यूम। मैंने आपको जब क्लाइमेटोलॉजी बताई थी तो मैंने बताया था देयर हैज टू बी अ लो प्रेशर सिस्टम, देयर हैज टू बी अ वैक्यूम, वही वैक्यूम खींचेगा आसपास की एयर से। ऐसे ही ओशनिक करंट में जहां जहां पानी हट जाएगा, आसपास से पानी उसको रिप्लेस करने आ जाएगा। दिस इज सिंपल फंडा, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, देखो ये चल गई आपकी ट्रेड विंड ने, इन्होंने चलाया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां पे बना वैक्यूम, ये पानी हटा दिया, यहां पे बना साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसने भी पानी को हटा दिया। तो क्योंकि यहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम बना है ना, लो प्रेशर इन द टर्म्स वाटर के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं आपकी समझ के लिए। हाई लैटिट्यूड में चली वेस्टर्लीज, इसने बनाया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हाई लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर में चली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक में नदर्न हेमिस्फीयर में मैं कह रहा हूं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में मैं एक ही नाम ले रहा हूं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्यों, क्योंकि हमने सदर्न लैटिट्यूड में पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कि सदर्न लैटिट्यूड के अंदर या सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आफ्टर 50 डिग्री 40 डिग्री लैंड मास मिसिंग है। क्योंकि लैंड मास मिसिंग है, एयर इज ब्लोइंग, पर्टिकुलरली वेस्टर्ली इज ब्लोइंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, और इसीलिए उसके हमने नाम क्या रखे, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s। तो ये तीन नाम रखे, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी ऑफ वेस्टर्लीज। दीज हाई वेलोसिटी वेस्टर्लीज are giving birth to the west wind drift, which are considered as the largest oceanic current, largest in the terms of the volume of water they are carrying. So these are considered as the largest oceanic current and these are the cold ocean current, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड है, पानी गर्म ठंडा होगा। तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, और पूरी दुनिया में इसको कई बार बोला जाता है सरकम पोलर करंट। पूरी दुनिया में ऐसे एंटार्क्टिका के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि चारों ओर क्या चल रही है, वेस्टर्लीज। हम तो सीधा तो इसलिए बनाते थे क्योंकि 2D पेपर होता है, अगर ग्लोब के कंटेक्स्ट में समझो तो दिस इज हाउ वेस्टर्लीज आर ब्लोइंग, एंड बिकॉज ऑफ दीज वेस्टर्लीज वी कुड सी सरकमपोलर सर्कुलेशन और वेस्ट विंड सर्कुलेशन इज देयर। तो ये कोल्ड करंट है। इसीलिए आप देखोगे ये दो करंट क्यों जन्म, ये सारे करंट क्यों जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिवेलिंग विंड सिस्टम था। अब यहां से पानी रिमूव हुआ, पानी यहां से भी रिमूव हुआ, देखो जहां जहां से पानी का रिमूवल है। अब क्योंकि पानी का रिमूवल है तो कहीं से तो पानी रिप्लेस करने आएगा। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको चीज समझ आए। तो देखो ये भागा इक्वेटर से करंट हाई लैटिट्यूड में, क्यों, क्योंकि पानी की कमी हो गई। मोर ओवर यहां गर्मी ज्यादा थी, वाटर स्वेल हो गया, इधर से वाटर चला गया तो और लो स्लोप हो गई, तो पानी तेजी से भागा। इसका नाम मैंने क्या रखा, गल्फ स्ट्रीम। नीचे वाले का नाम क्या रखा, ब्राजीलियन करंट। क्यों नाम रखा ब्राजीलियन, क्योंकि ब्राजील के कोस्ट में क्यों चला गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको था वहां पे। तो इनके जो नाम है वो लोकेशन पे है। साउथ इक्वेटोरियल करंट क्योंकि साउथ ऑफ इक्वेटर है, नॉर्थ इक्वेटोरियल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो इनके नाम इनकी प्लेसेस के हिसाब से। अब आप देखो यहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम बना था, एक करंट यहां से आया,
आप दोबारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज करवाऊंगा। डोलड्रम में लो प्रेशर सिस्टम था, विंड साउथ से भी आ रही थी, नॉर्थ से भी आ रही थी। साउथ वाली का नाम था साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ वाली का था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऐसे ही जैसे ही यहां लो प्रेशर सिस्टम बना, दो जगह से पानी भागा हुआ आएगा, एक तो इक्वेटर से आया, दूसरा आर्टिक ओशन से भी पानी भागा हुआ आया, लेकिन ये तो ठंडा पानी था, इसका नाम हमने रखा लैब्राडोर करंट, कोल्ड करंट है, रिप्लेस करने आया था बस। ऐसे ही यहां पे पाइलिंग ऑफ वाटर है, अब ये पानी नीचे को जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ वाटर है, इसको फिल करने चलते हैं। तो जहां जहां पे देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, सम वाटर विल कम टू रिप्लेस इट। तो इस तरह से पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम शेप में आ गया सरफेस के ऊपर। ये सब क्या चल रहा है? सरफेस के ऊपर। दिस होल सर्कुलेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड हैज बीन कंसिडर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन वाटर। अब सरफेस मींस ऐसा नहीं बिल्कुल सरफेस, थोड़ा सा सरफेस से नीचे 2-4 मीटर नीचे, वहां चल रहे होते हैं ओशन करंट। तो इस तरह से पूरी दुनिया में सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आता है, अलग अलग फैक्टर्स। अब जो पानी नीचे को बैठ रहा है, ये मैंने बताया सिंकिंग सीज थे, जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को जन्म देते हैं। जैसे ही पानी यहां पे सिंक करता है, एक नया पानी यहां पे रिप्लेस करने इसको आ जाता है। ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए, दूसरा सिंकिंग एरियाज बनते हैं एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिए ये है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में भी वाटर का सर्कुलेशन होता है, कैसे? मेडिटेरियन सी के अंदर बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी, मेडिटेरियन सी की डेंसिटी है तकरीबन 40 पर पार्टिकल, 40 ppb, लेकिन ओपन अटलांटिक ओशन की डेंसिटी है तकरीबन वाटर की 37 ppb। तो अब क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है, द वाटर इज डेंस इन द मेडिटेरियन सी, तो द टेंडेंसी ऑफ द डेंस वाटर विल बी टू सिंक डाउन। So since it will sink down, a vacuum will be created over the surface, and this vacuum will be filled by the water coming from the Atlantic Ocean. तो Atlantic का water encroach कर जाएगा मेडिटेरियन सी में वाया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और सरफेस एक सर्कुलेशन बन गया। जो भारी पानी मेडिटेरियन का था वो सिंक कर गया, और वो नीचे से बहता हुआ वापस आ गया, और इस तरह से पानी का सर्कुलेशन सिस्टम पार्शियली, इनको बोला जाता है पार्शियली एनक्लोज्ड सी में भी हो जाता है। रेड सी में भी ऐसे होता है। अब रेड सी क्या है? अगर आप यहां देखोगे, बब अल मंदेब का स्ट्रेट है ना, गेटवे ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है। अब यहां पे क्योंकि रेड सी की सैलिनिटी इज नियरली 40 एंड मोर देन 40, तो वाटर विल सिंक। Since water will sink, तो a vacuum will be created over the surface which will pull water from the Indian Ocean, और एक सर्कुलेशन सिस्टम आ जाएगा। इसलिए ये पार्शियली एनक्लोज सी में लाइफ पॉसिबल है, न्यूट्रिशन आते जाते रहते हैं, क्योंकि दे हैव अ कनेक्टिविटी विद द लार्जर वाटर बॉडीज दैट इज ओशंस। तो ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम चलता है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, तो इसलिए इसको थर्मोहेलाइन। तो दिस, या तो टेम्परेचर की वजह से पानी बैठ गया, या तो पानी बैठ गया बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। तो उसकी वजह से ग्लोबल ओशनिक सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज देयर। ऑलराइट, या इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो इन अ क्रक्स वी कुड से, इन अ नटशेल वी कुड से कि wind circulation system, because of the wind circulation system, the movement of current is there. Because of the temperature, water will swell over the tropics and it will move toward the polar. Ocean current will come into picture. Moreover, because of low temperature, water will sink और subsurface में वापस आ जाएगा, circulation will get started. तो temperature will initiate the circulation. Moreover, salinity could also initiate the circulation, as we could see in the case of partially enclosed sea like Mediterranean Sea, Red Sea, जो partially enclosed हैं और इस तरह से circulation system को start करते हैं because of the higher density of these partially enclosed sea. ग्रेविटी मैंने देखा था, बताया था, जैसे बिकॉज ऑफ द पाइलिंग अप ऑफ वाटर अराउंड द इक्वेटोरियल एरियाज, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक, साउथ इक्वेटोरियल करंट, वी कुड सी काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वाटर, और ये वापस चला जाता है। तो these are the various factors which gives direction, which start the ocean current, या which give genesis to the ocean current. Now comes the role of Coriolis force. Since we know कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में चाहे एयर है चाहे पानी है, अगर वो मूव कर गया तो मींस इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। वाटर में क्योंकि वेलोसिटी कम है, बहुत बड़ा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, बट यस डिफ्लेक्शन विल बी देयर। तो Coriolis force will deflect these oceanic currents. Moreover, along with the Coriolis force, we could see the physiography.
द फिजियोग्राफी ऑफ द ओशन बॉटम्स विल इनिशिएट द ओशन, विल गिव डायरेक्शन टू द ओशन करंट। जैसे हम ब्राजील के केस में देखते हैं, जो ब्राजीलियन बल्ज है उससे जब ओशन करंट टकराते हैं तो उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से दो दिशाओं में, एक नॉर्थ ओशन, नॉर्थ अटलांटिक सॉरी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो मूव कर जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर या कैरेबियन सी के अंदर, और वहां आपको पता है ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज जो कि स्पेनिश नाम पे रखे हुए हैं, क्यूबा वगैरह, अदर द सीरीज ऑफ आइलैंड्स आर देयर, उनके अंदर एंटर करते हुए चला जाता है। दूसरी ब्रांच जो साउथ इक्वेटोरियल करंट चली जाती है वो फिर सदर्न ओशन में चली जाएगी या साउथ अटलांटिक ओशन में एंटर कर जाएगी। तो दिस इज हाउ ओशन करंट्स विल गेट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द होस्ट ऑफ फैक्टर्स। ऑलराइट, चलिए जी, ये क्लियर। तो दीज आर दी वेरियस करंट्स, ऑल्दो ये आप देख चुके हैं। अब मैं इनको ओशन वाइज देख लेते हैं ताकि आप इनकी निटिग्रिटीज को भी जान पाए। चलिए स्टार्टिंग विद द अटलांटिक ओशन, क्लोज लुक ले लेते हैं। अब ये अटलांटिक ओशन है, इसी का हम लोग क्लोज लुक लेके चल रहे हैं। अब अटलांटिक ओशन में भी जैसे कि मैंने बताया, डायग्राम अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, जो एक नया सा कलर कोई उठा लेते हैं। लेट्स गो फॉर ब्लैक, ब्लैक इज मिसिंग हियर। तो आप देखोगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये क्यों चला था? बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स। अब ये क्योंकि यहाँ पे वाटर स्वेल होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये स्वेल्ड वाटर विल माइग्रेट टूवर्ड्स द पोलर एरियाज। तो ये क्योंकि एंटिलीज जो आइलैंड्स है इनके अंदर एंटर करेगा तो इसका नाम रख दिया एंटिलीज करंट। तो आपने लोकल नेम यूज करने हैं सो दैट, और लिखना भी है कि दीज आर द स्पेनिश आइलैंड्स, और दो चार नाम लिख दो आइलैंड्स के, इसलिए इनको एंटिलीज करंट करते हैं। फिर फ्लोरिडा करंट, क्योंकि फ्लोरिडा के पास निकलते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर इनका नाम रखा जाता है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो गल्फ स्ट्रीम नाम रखा जाता है। गल्फ स्ट्रीम इज द लार्जेस्ट वार्म वाटर करंट। सिग्निफिकेंस क्या है? अब गर्म पानी यूएसए के कोस्ट में आएगा तो साइक्लोन भी लाएगा, तो ये गर्म पानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को इनिशिएट करता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देता है। मोर ओवर ये कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर बढ़ा देगा क्योंकि गर्म पानी आपके कोस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो गर्म पानी क्या करेगा? हमेशा टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, प्रेसिपिटेशन भी करवाएगा क्योंकि मॉइस्चर भी, एवापोरेशन के रेट को भी बढ़ाता है। तो ये गल्फ स्ट्रीम आ गई और ये चलने लगी आगे आगे। अब ये इधर से इधर गल्फ स्ट्रीम क्यों गई? क्योंकि मैंने बताया था कि ये ट्रॉपिक्स एरियाज है, यहाँ वाटर स्वेल होता है। अब ये लेब्राडोर करंट, अब यहाँ पे पानी ऑलरेडी इस दिशा में भाग रहा था क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली सर्कुलेशन था, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। मोर ओवर ऊपर से आ गया आपका ठंडा लेब्राडोर करंट, ठंडा लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिक्स हो गई। एक है कोल्ड करंट लेब्राडोर, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट है। दोनों की मिक्सिंग से आप देखोगे टेम्परेचर हो गया कंड्यूसिव। क्योंकि टेम्परेचर हो गया कंड्यूसिव, साथ में मिल गई वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ग्रैंड बैंक या न्यू फाउंडलैंड। वहां पे वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक राइट टेम्परेचर, प्लैंक्टन्स अबंडेंट हो गए। प्लैंक्टन्स अबंडेंट हो गए तो फिशेस अबंडेंट हो गई, इसलिए यहां पे पेट्रोलियम भी मिलेगा और यहीं पे फिशिंग ग्राउंड्स भी बनेंगे, और इसका नाम रखा ग्रैंड बैंक, वेरी फेमस बैंक। मोर ओवर कनाडा में क्योंकि ठंड ज्यादा है, यहां पे लोग एग्रीकल्चर नहीं करते। मैंने जब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था तो यहां पे लोग क्या करते हैं? सिल्वी कल्चर, क्योंकि लैंड्स आर फ्रोजन, टेम्परेट फॉरेस्ट है, टाइगा फॉरेस्ट जिसको नाम हमने दिया था, बोरियल फॉरेस्ट नाम दिया था, ये फॉरेस्ट यहाँ पे थ्राइव करते हैं। तो लोग या तो सिल्वी कल्चर करेंगे या फिशिंग करेंगे, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इसलिए कनाडा की मोस्टली पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहती है, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंड्यूसिव है और यहाँ पे फिशिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोटीन का सोर्स है। तो यहाँ पे से करंट अब चले जाएंगे दोबारा आपके नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। अब जब करंट, दो करंट मिक्स हुए, एक हुआ गल्फ स्ट्रीम, एक हुआ लेब्राडोर, दोनों की मिक्सिंग हो गई। दोनों की मिक्सिंग से टेम्परेचर मान लो करंट का था 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन जब ये यूरोप में एंटर कर रहा है तो यूरोप में तो फ्रीजिंग लाइक कंडीशंस थी, तो ये 5 डिग्री भी उनको गर्म लग रहा है। तो वो नॉर्थ अटलांटिक को क्या बोल रहे हैं? इट इज अ वार्म करंट, क्योंकि उनके रिलेटिवली, जैसे मैंने चिनूक का एग्जांपल दिया, फोएन का एग्जांपल दिया, ऑल्दो देयर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस येट दे आर कंसिडर्ड एज द वार्म विंड्स। क्यों? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कि वो जिस लैंड मास पे जा रही है वहां तो बर्फ जमी हुई है, इसलिए इनको स्नो ईटर बोला जाता है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस भी गर्म महसूस हो रही है क्योंकि बाकी जगह पे माइनस टेम्परेचर था। सिमिलरली इन द केस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, सिंस द टेम्परेचर of these currents is higher than the temperature of landmass in the European nation, and it is considered as a very good current in terms of
फिशरीज, क्योंकि ये नॉर्थ, ये जो डॉगर बैंक बनेगा ये नॉर्थ सी में जहां ठंड थी वहां पे गर्म पानी ले आएगा, और इस फिशिंग बैंक को ये सारे ही नेशंस जो आपके नॉर्थ यूरोपियन के पार्ट हैं, यूके है, चाहे स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ये सारे ही एक्सप्लॉइट करेंगे अब इसको। तो इस तरह से फिशिंग ग्राउंड को फर्टाइल बनाते हैं मिक्सिंग ऑफ करंट्स। साथ में ही ये करंट मैंने बताया था, ये देखो मरमांस्क सी पोर्ट तक जा रहा है, तो यहां पे जो व्हाइट सी है वहां तक ये करंट जा रहे हैं नॉर्वेजियन करंट की फॉर्मेट। अब क्योंकि यहां पे पानी रिमूव हुआ था तो देयर वाज अ लॉस ऑफ वाटर, तो कैनरी यहां पे आइलैंड है, आपको बताया था मैंने, स्पेन के आइलैंड है, पोर्चुगीज के मदीरा आइलैंड है, कैनरी आइलैंड आर दी आइलैंड ऑफ स्पेन, इनके नाम पे रखा गया। तो आपने जब कैनरी करंट को बताना है तो उसकी लोकेशन के साथ स्पेन और कैनरी आइलैंड का भी जिक्र करना है। तो आपने बताना है ये करंट आके इस तरह से जाते हैं और ये कोल्ड करंट है। मैंने आपके कोल्ड करंट के साथ मैंने जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बताई थी तो आपको डेजर्ट को लिंक करना बताया था। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर करंट्स। दी एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस इज कि एक तो ये ग्लोबल हीट को आप लास्ट में सिग्निफिकेंस करवाना है, यहां रिलेट कर रहा हूं कि ये ग्लोबल लेवल पे सर्कुलेशन ऑफ द एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे एरियाज में न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट को एक्सेंचुएट करते हैं। क्योंकि ट्रेड विंड डेजर्ट को बढ़ने के लिए एक तो चाहिए था कि ट्रेड विंड्स आर ड्राई, क्योंकि वो ऐसे चलती हैं तो जब वो वेस्टर्न पार्ट तक आती हैं तो ड्राई हो जाती हैं। दूसरा है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तीसरा जो इस चीज को प्रमोट करता है वो होता है कोल्ड करंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कोल्ड करंट क्या करेंगी, जो मॉइस्चर होगा उसको सरफेस पे ही कंडेंस कर देंगे, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करेंगी, फॉग फॉर्मेशन करेंगी। यही ओशन करंट अगर आप देखोगे जब लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिले, आप देखो ना कभी ठंडे पानी से आप नहाते हो तो कितनी ज्यादा, गर्म पानी से नहाते हो कितनी भाप निकलती है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर है वो, जितनी भी मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर आता है। तो ऐसे ही जब कोल्ड और वार्म करंट मिलेंगे तो यहां पे बहुत फॉग क्रिएट होती है। तो ओशन करंट्स के कन्वर्जेंस के टाइम पे फॉग क्रिएशन होती ही होती है। क्योंकि ये फॉग क्रिएशन होती है, नेविगेशनल हैजार्ड भी हो सकता है। टाइटैनिक के डूबने का कारण, इन जोन में टाइटैनिक डूबा था क्योंकि फॉग फॉर्मेशन की वजह से आपको चीजें दिखाई नहीं देती, नेविगेशन का हैजार्ड होता है, बड़े बड़े आइसबर्ग आते हैं। सेकंड कि ये कैसे नेविगेशन हैजार्ड है, दीज कोल्ड करंट, लेब्राडोर करंट ही था जिससे टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि दीज कोल्ड करंट्स विल ब्रिंग बिग आइसबर्ग विद देम। सिंस दे विल ब्रिंग बिग आइसबर्ग विद देम, यही आइसबर्ग से टकराते हैं शिप्स जनरली। तो एक तो फॉग जिससे दिखेगा नहीं आइसबर्ग, दूसरा आइसबर्ग आपको पता है क्योंकि आपको बायंसी पता है कि 1/9 ऑफ द आइसबर्ग इज बीनीथ द वाटर, और केवल 1/9 है ना, 1/10 पार्ट उसका पानी से ऊपर होता है। तो आप देखो जितना आइसबर्ग दिख रहा है उससे 9 गुना ज्यादा उसका गहरा है, जो मैं बाद में आपको आइसोस्टेसी में भी बताऊंगा कि इट हैज बीन कंसिडर्ड द हिमालयस हैव अ रूट्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स डीपर देन द हिमालयस इटसेल्फ। कि अगर 9 किलोमीटर का माउंट एवरेस्ट ऊपर है तो 90 किलोमीटर का माउंट एवरेस्ट जमीन के नीचे भी है। तो दिस इज द थिंग। सिमिलरली आइसबर्ग के केस में हम देखते हैं कि अब ओशन करंट की क्या सिग्निफिकेंस, दीज आर कंसिडर्ड एज अ नेविगेशनल हैजार्ड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज करंट। अ फॉग विल बी क्रिएटेड, मोर ओवर नॉट ओनली अ फॉग विल बी क्रिएटेड, द कोल्ड करंट विल ब्रिंग आइसबर्ग्स विद देम। तो वो भी अपने आप में नेविगेशन का हैजार्ड होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे हम देखते हैं करंट्स के चलने का तरीका। अब जो सेंटर वाला पार्ट है, देखो एक सरगैसो सी है, जो सेंटर वाला पार्ट है जिसके आसपास करंट चल रहे हैं लेकिन बीच में कोई गतिविधि नहीं है, इस सेंटर वाले पार्ट में बोला जाता है ज्यादा हलचल पानी की नहीं होती, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेंटर पार्ट ऑफ दिस करंट। तो ये जो एक एरिया बन गया है जहां मोशन ऑफ वाटर इज नॉट देयर, इस एरिया का एक ज्योग्राफिकल नाम है, इसको बोला जाता है जायरे, GYRE, जायरे। तो सरगैसो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक जायरे। तो जायरे के चारों ओर सर्कुलेशन होता है, सेंटर पे नहीं होता। अब इसका क्या होता है, इसी से एक ओशन का मैं अप्लाइड ओशियानोग्राफी में एक और टॉपिक कराना है, लिखना भूल गया मैं, गार्बेज पैच। अब गार्बेज पैच के कॉन्सेप्ट को समझो। गार्बेज पैच मैंने आपको बताया था, ओशन पॉल्यूशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी से भी डिराइव होता है गार्बेज पैच, और जायरे से भी। अब मैंने आपको बताया क्योंकि हम लगातार ओशन में इतनी सारी चीजें फेंक देते हैं, हमारा सारा अर्बन वेस्ट हमने नदियों में डाल दिया, अर्बन वेस्ट नदियां ओशन में चली गई हैं, तो जो पॉल्यूटेड रिवर हैं वो इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट को लेके चली जाती हैं समुद्र में। समुद्र में जब वो डिबाउंस होती हैं तो ये वेस्ट को इकट्ठा होता रहता है। ये वेस्ट कहाँ जाता है, ये ओशन करंट्स के साथ मूव करता हुआ इन जायरेस के अंदर फंस जाता है और वहां से फिर नहीं हिलता।
अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा पैसिफिक ओशन में एक टेक्सास, यूएसए का सबसे बड़ा प्रोविंस या स्टेट है टेक्सास, एक यहां पे टेक्सास है, तो टेक्सास जितने साइज का एक गार्बेज पैच मिल गया हमें पैसिफिक में। अब नुकसान क्या है, ओशन को पोल्यूट कर रहा है, इकोसिस्टम को पोल्यूट कर रहा है, आपकी फिश या अदर ऑर्गेनिज्म उन्हें खा के मर जाते हैं। सिमिलर गार्बेज पैच हैज बीन फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल आल्सो, क्योंकि चारों ओर गरीब नेशंस हैं, ये अपने डिस्चार्ज को ट्रीट नहीं करते ठीक से, जैसे आजकल हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं ताकि डिस्चार्ज जो है एनवायरमेंट में ना फेंके, तो इन डिस्चार्ज की वजह से आप देखोगे गार्बेज पैचेस का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो ये जायरे का कॉन्सेप्ट है। तो एवरीवेयर जायरेज विल बी फॉर्म, क्योंकि हर ओशन में ये सर्कुलेशन सिस्टम है, सेंटर में कोई पानी का मूवमेंट नहीं है, तो जायरेज आर द नेचुरल फिनोमिना। लेकिन जायरेज को पैच, गार्बेज पैच में बना रहे हैं हम लोग। ऑलराइट जी, देखिए अब देखिए साउथ अटलांटिक ओशन के करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट समझ आ गया, ब्राजील करंट, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट ऑफ द ट्रॉपिक्स ये स्वेल होगा पानी और भागेगा नीचे की तरफ, और नीचे मैंने बताया था यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है यूके के, यहाँ पे ही मैंने पहले भी बताया था बीगल चैनल है, बीगल इज द नेम ऑफ द शिप ऑफ डार्विन, और हम जब यहाँ डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी करेंगे तो डार्विन की सारी केस स्टडी ही इन आइलैंड्स के आसपास की है, तो वॉल्केनिक आइलैंड को उसने स्टडी किया हुआ है। तो फॉकलैंड करंट जो कि कोल्ड वाटर करंट है, फॉकलैंड करंट कुड बी कोरिलेटेड विद द लैब्राडोर करंट, ये दोनों मिक्स होंगे तो यहाँ पे बनेगा फिशिंग ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे कोई खास कंट्री है नहीं, कि यहाँ पे कोई बड़ा नेशन नहीं है, कोई डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, तो ये फिशिंग ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ पानी बहता हुआ चला जाएगा, और यही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बेंगुला करंट की फॉर्म में जो कोल्ड करंट है चला जाएगा वापस अफ्रीका के कोस्ट में। और क्योंकि बेंगुला करंट के साथ एसोसिएटेड कौन सा डेजर्ट बनेगा, आपको पता है 2 डेजर्ट है, नाबिब डेजर्ट ऑन द कोस्ट, और थोड़ा सा अंदर चले जाओगे अ फेमस कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ऑलराइट, तो ये 2 डेजर्ट बनेंगे बिकॉज ऑफ द बेंगुला करंट। तो ये करंट की सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर एक्सेंचुएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉर्मेशन। एग्जांपल कि कैनरीज करंट हैज फॉर्म्ड द सहारन डेजर्ट, सिमिलरली बेंगुला करंट हैज फॉर्म्ड द नाबिब एंड कालाहारी डेजर्ट। और यहां पे क्योंकि अपवेलिंग ऑफ वाटर इज देयर ऑन बोथ द साइड, जहां जहां पे अपवेलिंग होगा अ फिशिंग ग्राउंड विल बी क्रिएटेड, तो अफ्रीका के जो फिशिंग अच्छे फिशिंग ग्राउंड है वो ये दोनों माने जाते हैं, क्योंकि अपवेलिंग ऑफ वाटर इज देयर। डन है जी, देखो दिस इज द जायरे ऑफ नदर्न अटलांटिक ओशन, दिस इज द जायरे ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे उतना गार्बेज नहीं है, क्योंकि इसके आसपास गरीब कंट्रीज है, उनका उतना वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता जितना ये गार्बेज पैच बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ यूरोपियन नेशंस हैं और एक तरफ यूएसए और कनाडा है, ये ऐसे इकोनॉमीज हैं जहां पे गार्बेज भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। ट्रीट अभी ये लोग भी उस लेवल पे नहीं करते हैं, तो दे आर डंपिंग देयर गार्बेज इन द ओशन, तो इसलिए गार्बेज पैचेस यहाँ पे पाए जाने लग गए। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सरगास ओशन। डन है जी। सिमिलरली सेकंड ओशन करंट देखते हैं पैसिफिक में। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन एज यू नो, साइज वाइज बहुत बड़ा है। अब इस ओशन के जो करंट्स होंगे उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा एल नीनो का इन्फ्लुएंस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, और इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है पैसिफिक ओशन। क्यों? क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है कि उसका इन्फ्लुएंस जब होगा तो ग्लोबल लेवल पे ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही केस होगा कि यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था ये पोल्स की तरफ भागा, नाम रख दिया किर्योशो करंट। ये किर्योशो करंट मिला ओयाशियो करंट से जो कामचटका प्लेट्यू के पास से आ रहा था। ओयाशियो करंट और किर्योशो करंट मिले और जापान के पास में इन्होंने बना दिया फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड, और ये कोरिया और जापान इन फिशिंग ग्राउंड को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऑलराइट, अब ये पानी चला गया हमारे अलास्का के पास, यूएसए के नदर्न साइड पे, और ये अलास्कन करंट बना, और यहीं पे कैलिफोर्नियन करंट जो कि कोल्ड करंट कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे होगी फर्टाइल फिशिंग क्योंकि अपवेलिंग ऑफ कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैलिफोर्नियन करंट वी कुड सी यहाँ पे डेजर्ट भी फॉर्म हो रहे हैं। तो डेजर्ट कौन सा, स्नोरन डेजर्ट या कैलिफोर्निया डेजर्ट। ऑलराइट जी, देखो अब साउथ इक्वेटोरियल करंट, सॉरी साउथ पैसिफिक करंट। साउथ पैसिफिक करंट में देखते हैं कि साउथ एक यहाँ पे गलत लिखा है, नॉर्थ, इट्स नॉट नॉर्थ, इट्स साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनेगा, और यहीं पे अगर आप देखोगे हमारे ग्रेट बैरियर रीफ भी है, और यहाँ पे ये साउथ पैसिफिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ ही लगा हुआ है, और ये जाएगा पेरू करंट बनने।
और पेरू करंट को हम्बोल्ट मैंने बताया था, हम्बोल्ट वाज अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट और इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में कि इन्होंने बायो ज्योग्राफी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और क्योंकि ही वाज द बॉटनिस्ट तो इन्होंने वेजिटेशन से क्लाइमेट को डिराइव किया। तो हम्बोल्ट के नाम पे ही यहाँ पे पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, जस्ट कि उनको एक रेफरेंस देने के लिए। और यहाँ पे आपको पता है कौन सा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट। तो वेयर देयर एवर देयर इज अ कोल्ड करंट तो वी कुड से डेजर्ट इज देयर। तो कैलिफोर्नियन करंट कैलिफोर्निया डेजर्ट, पेरू करंट बनाएगा पेरू का एटाकामा डेजर्ट। और मैंने बताया था जब हमने मानसून में बताया था यहाँ पे फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड है और यहाँ पे फिशिंग भी होती है। साउथ अमेरिका की मैक्सिमम फिशिंग यहीं पे ही होती है। देखो ब्राजील के कोस्टल एरिया में फिशिंग होगी, अर्जेंटीना के होगी, इनलैंड एरिया में यहाँ फर्टाइल ग्राउंड्स हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्योंकि इनके पास पेम्पास के ग्रासलैंड है, कैंपोस के ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे तो इनके पास इनलैंड प्रोटीन के भी बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। कैटल रियरिंग है, आपको पता है मेरिनो वूल भी है, मेरिनो शीप्स भी है इनके पास, क्योंकि इनके पास कौन सी ग्रास है, अल्फा अल्फा, विच इज कंसिडर्ड एज वेरी न्यूट्रिशियस। ऑलराइट जी, तो इस तरह से हम ये ओशन करंट को समझेंगे। सरल है, एक बार इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि क्यों चलते हैं, फिर इनके नाम याद करने जो कि आपने पहले भी किए हुए। देखिए अब जायरे, देखिए ओशन पैसिफिक में भी जायरे हैं। यहां पे मिला था टेक्सास के साइज का जायरे इन द नॉर्थ पैसिफिक जायरे की फॉर्म, ट्रॉपिकल जायरेज हैं ये, ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं। डन। देखिए इंडियन ओशन करंट सिंपल है, साउथ इंडिया में करंट स्टेबल रहते हैं, साउथ इंडियन ओशन में। नॉर्थ इंडियन ओशन में क्योंकि मॉनसून का फिनोमिना है तो ओशन करंट विल चेंज देयर डायरेक्शन एवरी 6 मंथ। तो अगर आपको इंडियन ओशन के करंट बनाने को बोला, आपने 2 डायग्राम बनाने हैं जिसमें आप विंटर्स और समर्स के अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, जो इंडियन ओशन है ये पैसिफिक और अटलांटिक के कंपैरेटिवली छोटा है, क्योंकि इसके नॉर्थ में तो सारा लैंड मास अगर आप देखोगे मेजरली साउथ में, तो ये साउथ में ही मेजरली इसके करंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। साउथ इंडियन ओशन में अगर आप करंट के नाम देखोगे तो मोजाम्बिक चैनल के थ्रू मोजाम्बिक करंट और यहाँ पे एगुलास करंट, ये दोनों चलते हैं और ये दोनों करंट वार्म करंट की फॉर्म में ही है। जाना जी, ये सारे ओशन करंट है। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ओशन करंट की, तो इफ यू विल गो थ्रू द सिग्निफिकेंस, क्लाइमेटिक मैंने बताया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत आएंगे क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जन्म देते हैं, क्योंकि ये गर्म पानी को कोस्ट पे ले आते हैं, कोस्ट पे साइक्लोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डेजर्ट फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के साथ बताओगे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल एंड लोकल क्लाइमेट, क्योंकि आप बताओगे कि ग्लोबल लेवल पे ये अर्थ की कन्वेयर बेल्ट है, हीट सर्कुलेशन सिस्टम है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, तो ये एक्सेसिव हीट फ्रॉम द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिक एरिया से पोल्स में ले जाएंगे एंड सिमिलरली पोल से ठंडे वाटर को लेके ट्रॉपिक्स एरियाज में आ जाएंगे। तो ग्लोबल हीट एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंड्यूसिव टेम्परेचर को रखते हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर एक कंड्यूसिव टेम्परेचर है और सस्टेन कर सकती है लाइफ। एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं कि एल्निनो करंट जो कि पैसिफिक करंट का है, इंडियन मॉनसून के ऊपर उसका इतना भारी इंपैक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे। शिपिंग में मैंने बताया था कि फॉग फॉर्मेशन है तो हैजार्ड क्रिएट करते हैं। टाइटैनिक का एग्जांपल दोगे। एड इन शिपिंग, आजकल तो इतना नहीं चलता, अब तो मोटर ड्रिवन शिप है। एक वो टाइम भी था जब जो है हवा के साथ शिपिंग होती थी और करंट्स के हिसाब से शिपिंग होती थी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अरेबिक नेशन से जब हम घोड़े भी मंगवाते थे या अलग अलग तरह का ट्रेड रूट चलता था, यूरोप से भी चलता था, तो इन करंट्स के डायरेक्शन और विंड डायरेक्शन के हिसाब से ही हमारा आने और जाने का टाइमिंग डिसाइड था, क्योंकि एवरी 6 मंथ में हम देखते थे विंड डायरेक्शन एंड ओशन डायरेक्शन गेट्स चेंज, तो इसी के मुताबिक हमारे ट्रेडिंग पैटर्न भी बने हुए थे। ठीक है, ये पोर्ट को आइस फ्री रखते हैं, शिपिंग या नेविगेशन में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक हेल्प है तो मरमांस्क पोर्ट का एग्जांपल देंगे। अब इनके इकोनॉमिक है, डायरेक्टली फिशिंग ग्राउंड क्रिएट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है तो फिशिंग ग्राउंड है, एनर्जी जनरेशन में भी ओशन करंट काम करते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, टाइडल और वेव एनर्जी इनका आउटकम है। ऑलराइट, तो ओशन करंट में ही इतना ही था। ये 20 नंबर का सवाल आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, वहां पे 5 का भी आ सकता है। ऑलराइट, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने कोरल्स की थ्योरीज एंड हमने मरीन सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स को करना है। चलिए, थैंक्स अ लॉट।